मेरा नाम टीके सोनवणे है। मैं इस जंगल में नहीं आया हूँ। इस जंगल पार मेरा और हमारे दोस्तों का घर है। हमारे सब हॉस्टल वाले दोस्त हैं। एक जगह हम रहते थे और मजे से हॉस्टल में सहते थे। मेरा नाम सुनील बर्वे है। हम सब दोस्तों हॉस्टल में रहते थे। मेरा नाम सुनील खैरनार है। हम सब हॉस्टल के दिन याद कर रहे हैं। मेरा नाम कैलाश मोहिते है। हमारे दोस्त कुछ सुनाने जा रहे हैं। चलो दोस्तों, सच्ची कहानी की तरफ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि अगर आप कम से कम 3 साल किसी बोर्डिंग यानी हॉस्टल में रहकर पढ़े हों तो उस बोर्डिंग के संस्कार आप पर गहराई से छा जाते हैं। मैं स्वयं बोर्डिंग के अनुभव से पढ़ा हूं, इसलिए इतना निष्ठुर आत्मविश्वास मेरे पास है कि जितना अनुभवी जीव हूं उतना शायद ही और कोई हो। बोर्डिंग को शुद्ध हिंदी में निवास गृह कहा जा सकता है, पर शब्द बोर्डिंग इतना परिचित और बोलचाल में सहज हो गया है कि हिंदी शब्द बोलते समय जीभ, तालू, दांत और गले सबको अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसके मुकाबले बोर्डिंग या हॉस्टल जैसे शब्द आसानी से जुबान पर फिसल जाते हैं। तो इस बोर्डिंग नामक समूह में, टोली में, झुंड में तरह तरह के व्यक्ति इकट्ठे मिलते हैं। वो जो माता पिता ने अपने घर से भेजे होते हैं, कुछ इलाज की वजह से, कुछ मजबूरी में। यहाँ विविधता बहुत बड़ी होती है। अगर आप इन्हें पहचानना सीख जाएं तो आपकी तरह का पारखी ढूंढने की जरूरत ही नहीं रहती। इन बोर्डिंग वालों की नजर हमेशा कुछ नया खोजने पर रहती है। जिस कारण से माता पिता ने इन्हें बोर्डिंग में भेजा होता है, वो कारण छोड़कर बाकी दुनिया की छोटी बड़ी जानकारी इनके पास अपने आप पहुंच जाती है। ये बोर्डिंग वाले हैं, इतनी ही काबिलियत काफी है। मैं स्वयं 11 साल का अनुभव लेकर बोर्डिंग से निकला हूँ। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। 11 किस कदर शुभ है, ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है। महाराष्ट्र के संदर्भ में कहूं तो कर्मवीर भावराव पाटिल जैसे लोगों की पहल रही। उनकी सोच से कुछ विचार निकले। एक विचार था जातिवार बोर्डिंग निकालने का। मुझे तो बोर्डिंग में कदम रखते ही यह एहसास हुआ कि भारत ही एक बड़ा बोर्डिंग है। पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, अब रिटायर हुए 2 साल हो गए, पर यह समझ अभी भी कायम है। पूरे 11 साल बोर्डिंग का असर दिमाग पर व्याप्त रहा। जातिवार बोर्डिंग की सोच ने अनगिनत जीवनों को आकार दिया। ग्रामीण विद्यार्थी होने का ये गर्व का ठप्पा बन गया। मेरा पहला बोर्डिंग खोडाड़ा नामक गांव में था। यही 5वीं से 10वीं तक की पढ़ाई हुई। लगता है इस गांव ने कभी बहुत शरारत की होगी, क्योंकि प्रकृति ने इस स्थान की मिट्टी व आकार कुछ ऐसे बदल दिए हैं कि बताना मुश्किल है। गांव बसाने वाला व्यक्ति भी कुछ नटखट रहा होगा। शायद उसकी आदतों के कारण उसे गांव से निकालकर यहाँ बसने की सजा दी गई हो। यहाँ सपाट भूमि का विचार भी व्यर्थ है। ये इलाका पहाड़ टेकड़ियों से भरा है। मुझे बचपन से याद है कि यहाँ घना जंगल था। मेरा जन्म भी इसी इलाके में हुआ। खोडाला से करीब 5.5 किलोमीटर पर डोलहारा है, वहीं मेरा पैतृक गांव। अगर खोडाला और डोलहारा के बीच जमीन सीधी होती तो दूरी कम से कम 2 किलोमीटर घट सकती थी, पर नहीं। पृथ्वी की असमान हलचलों की वजह से यहाँ घाटियां, कटाव, टेकड़ियां, नदियां और जंगल हैं। चलते फिरते ये सब साफ दिखता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग पृथ्वी की हलचल की सजा भुगतते हैं। मानसून के 4 महीने बहुत तेज बरसात होती है, पर दशहरे दिवाली के समय नए फसल के रंग देखने तक बारिश चली जाती है। फिर गर्मी बढ़ने पर पानी सूख जाता है और जंगल सूखकर तपता है। संक्रांति के बाद लोग पानी के लिए दूर दूर जाते हैं। होली और वैसाख के समय के भीषण गर्मी के कारण यहाँ के लोग कितने जले झुलसते हैं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। ऐसे ही मैदान में मेरा पहला बोर्डिंग रहा, जहाँ जमीन जुताई, पानी भरना, लकड़ी बांटना जैसे सारे काम विद्यार्थियों को ही करने पड़ते थे। 5वीं से 7वीं तक का बोर्डिंग सरकारी था, इसलिए जीवन आसान था। पर 8वीं से 10वीं का बोर्डिंग एक निजी संस्था का था और वहां खाजगीपन के असली रंग दिखने लगे। मेरा तीसरा बोर्डिंग मोखड़ा तालुका में था, तब ठाणे जिला, अब पालघर जिला। यही मैंने जूनियर और सीनियर कॉलेज की पढ़ाई की और डिग्री लेकर जीवन की नई राह पकड़ी। इन बोर्डिंगों ने हमारी पढ़ाई तो करवाई ही, पर उससे भी अधिक जीवन की शिक्षा दी। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते थे, एक ही टंकी का पानी पीते थे, एक ही बर्तन में पकाया गया खाना मिलकर खाते थे। एक दूसरे की जाति भली भांति पता होती, पर कोई ताना नहीं मारता था। जितना हो सके मिलकर रहना, एक दूसरे की जरूरत की पूर्ति करना और सहजीवन से दिन निकालना, यहाँ बोर्डिंग से यही सीखने को मिलता था। जीवन बनता था। और बोर्डिंग ने यह भी सिखाया कि जीवन चलाने के लिए कर्ज लेना कभी कभी आवश्यक होता है। ये सीख हमें बहुत जल्दी मिल गई, 5वीं के पहले ही महीने में।
हमारे आदिवासी इलाके के बोर्डिंग में भी कुछ संख्या में अमीर घरों के विद्यार्थी होते थे। उनमें कोई खुले दिल वाला मददगार होता तो कोई चतुर सूदखोर। उस समय हमारे कर्ज कितने होते? 5-10 पैसे से लेकर अधिकतम 1 रुपया। आज सुनकर हंसी आती है, पर तब 5-10 पैसे के लिए हमारे आंसू निकलते थे। अगर किसी उदार मित्र की मदद मिलती तो महीना खुशी से निकल जाता, पर अगर सूदखोर के जाल में फंस जाते तो भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते थे। बोर्डिंग ने एक और महत्वपूर्ण आदत दी, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना। पढ़ाई पूरी हुई, जीवन आगे बढ़ा, फिर भी जल्दी उठने की आदत बनी रही। आज रिटायर्ड जीवन है, पर आदत नहीं छूटी। आज भी 4:30 बजे जाग जाता हूँ। नहाकर बिस्तर पर बैठकर मोबाइल लेकर नोटिफिकेशंस देखने लगता हूँ। तभी कुछ प्रमुख कंपनियां बड़े स्नेह से आग्रह कर रही थीं, कर्ज लो, कर्ज लो। मेरी रिटायर्ड लाइफ की मुझे स्वयं चिंता नहीं है, पर यह समृद्ध और सुदृढ़ दिखाई देने वाली कर्ज देने वाली कंपनियां मेरी चिंता पर लगातार नजर रखती हैं, ये देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ। इसलिए मैंने उनके संदेश ध्यान से पढ़ने शुरू किए। उनमें एक मणिकंटाल नाम का संस्थान ने मेरे नाम पर बिना मेरी जानकारी के सीधे 50 लाख का कर्ज मंजूर कर दिया। क्या बात है! कर्जदाता की साधारण सहमति तक आवश्यकता नहीं, कागजी कार्रवाई भी नहीं, एक ही बार में 50 लाख मंजूर। एक क्षण में मैं आधा करोड़ का मालिक। चौंकाने वाली बात थी। मैंने तिहाई उम्र में भी इतनी सुविधा नहीं देखी। जमाना बदल रहा है, पर इतनी बड़ी चीज अचानक हो जाना हैरान कर देता है। एक और कंपनी है बजारजी खाओ एलटीडी। वो लगातार संदेश भेजती रहती है, कर्ज लो, कर्ज लो। छोटे छोटे लोन स्वीकृत करती है, न पूछकर। कभी 2 लाख, कभी 2.5-3 लाख तक का प्रस्ताव। एक कंटेक्टरी बैंक भी है, उसका भी लगातार आग्रह मुझे मिलता है। मेरा रंग रूप मैं खुद जानता हूं। यही कारण है कि युवा अवस्था में मैंने किसी युवती के साथ सहज आत्मीयता नहीं बनाई और परिपक्व उम्र में भी किसी महिला से सनक नहीं की। पर ये कंपनियां और बैंक मेरी तरफ बहुत घनिष्ठता से आकर जुड़ जाती हैं। ये कहते हुए मुझे अपना कुछ असहज लग रहा है, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मानना होगा कि पहले मैंने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि के लिए इन संस्थाओं से छोटे छोटे कर्ज लिए थे। पर इसका यह अर्थ तो नहीं कि रात की गहरी नींद में भी कोई बड़ी रकम मेरे नाम पर मंजूर कर दे और सुबह बस एक सूचना, जानकारी के लिए यही सूचित किया जा रहा है। क्या ये अभिमान है? ये सब देखकर मैं तो बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा हूँ। सूदखोर चतुर ही होता है, अगर वह चतुर न होता तो उसकी हालत बिगड़ जाती। पर आधुनिक जमाने के कर्जदाता बहुत ही कामुक और सज्जन व्यवहार कर रहे हैं। उनके साथ जुड़ने की भी चाह होती है, पर संयम रखना पड़ता है, मजबूरी है। आपका निर्णय आप खुद लें। हमारे सुझाव की प्रतीक्षा मत कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।